अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी और डीएनएन न्यूज़ में खुशामदीद। इस वक्त खबरें इतनी ज़्यादा हैं और इस कदर ख़तरनाक हैं, जब मैं उसकी तफसील आपके सामने रखूंगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि दुनिया एक नई सफ़बंदी कर रही है और अब एक जो खौफनाक जंग के बादल पूरी दुनिया में मंडलाना शुरू हो गए हैं, उससे कोई नहीं बच सकेगा। और अब हालात जिस तरह आगे ख़तरनाक रुख इख्तियार कर रहे हैं, उसमें मुझे, आपको और हम सबको बहुत चौकन्ना होकर आगे बढ़ना है। गो के अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक बहुत बड़ी कामयाबी समेटी है और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया को हमने मैसेज दिया है कि अल्लाह ताला की मदद के साथ जिस तरह हमने आलमी सतह पर दुनिया को इस जंग में बुनियानुल मरसूस में शिकस्त से दो चार किया है, हमारी तरफ मैली आंख से मत देखे। लेकिन वंस अगेन जब एक दुनिया के अंदर आलमी सतह पर जंग के बादल बादल मंडलाना शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर डेफिनेटली उसके असरात आप तक भी पहुंचते। तो इस लिहाज से बड़े चौकन्ना होने की जरूरत है। अच्छा, आज के इस व्लॉग में खासतौर पर मैं आपको भारत के अंदर की सूरत हाल में उस कर्नल सोफिया के बारे में बताऊंगा। वही कर्नल सोफिया कुरैशी जो खातून है, मुसलमान है और जो इन जंग के दिनों में जब पाकिस्तान इनके जहाज मार गिरा रहा था उसके बारे में बता रही थी और अपनी शिकस्त के बारे में भी उसने खुलकर इजहार किया कि पाकिस्तान की फौज ने किस तरह उनकी दुर्गत बनाई। अच्छा, उसके साथ क्या बीती है, उसके घर में सफ़े मातम क्यों बिछी है और इस सिलसिले में उसके लिए किस कदर मुश्किलात भारत के अंदर खड़ी होती चली जा रही हैं, मैं अभी तफसील आपके सामने रखता हूं। साथ ही साथ नाज़रीन, 18 मिनट के वो कयामत खेज लम्हात जिसने भारत की तारीख को तलपट करके रख दिया, जिसमें पाकिस्तान के फिजाइया यानी एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो भारत के अंदर किस तरह तबाहियां मचाते रहे हैं और वो कयामत खेज लम्हात सोच सोच कर ही भारत को होल आ रहे हैं। और भारत ने भारत वो कहते हैं ना, भारत को हिलाकर जिसने रख कर दिया, अभी उसकी भी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ और उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान की फौज एक ऐसा डरावना ख्वाब है भारत की सरकार के लिए, भारत की फौज के लिए, कि वो अब वो कहते हैं कि सो नहीं पा रहे इस खौफ की वजह से कि कहीं दोबारा हमला ना हो जाए। अच्छा, वन बाय वन तमाम चीजें मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा उस खौफनाक जंग का, उस खौफनाक जंग के बादलों का जो इस वक्त पूरी दुनिया के सर पर मंडला रहे हैं। और इस सिलसिले में पाकिस्तान के अंदर भी न सिर्फ हाई अलर्ट है, बल्कि उसके असरात से बचने के लिए एक हमें बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एक बड़ी खौफनाक खबर आई है और वो खौफनाक खबर आई है रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से। यूक्रेन ने एक ऐसा काम किया है जिसने रूस को हिलाकर रख दिया है और रूस जवाबी तौर पर जो करने जा रहा है उसके बाद फिर हालात किसी के काबू में नहीं रहेंगे। फिर एक जंग ऐसी शुरू होगी जिसमें बहरहाल हर बंदे को, हर मुल्क को हिस्सा लेना पड़ेगा, जिसे हम वर्ल्ड वॉर भी कहते हैं। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि यूक्रेन ने, जहां एक तरफ जंगबंदी की बातें हो रही थी, जहां अभी हालात को कूल डाउन करने की बातें हो रही थी, लेकिन एक ऐसा इकदाम किया, एक ऐसे अंदाज में हमला किया रूस के अंदर कि 40 रूस के वो जहाज जो रूस को नाकाबिले तस्खीर बनाते थे, जिसके बारे में कहा जाता है कि रूस की वो ताकत थे, उन्हें उसने तबाह कर दिया। और तबाह जिस अंदाज में किया है वो भी एक अलग ही कह सकते हैं कि मार्का मारा है यूक्रेन ने, कोई शक नहीं। यूक्रेन ने बुनियादी तौर पर खबर पहले रख दूं, उसके बाद बताता हूं कि यूक्रेन ने किस तरीके से इन जहाजों को गिराया, वो इटसेल्फ एक बॉम्ब है। अच्छा जी नाज़रीन, यूक्रेन ने बेसिकली ड्रोन्स के जरिए रूस के अहम एयर बेसिस पर बड़े बड़े हमले करके 40 से ज्यादा रूसी जहाज तबाह कर दी, जिनमें 4 Tu-95 स्ट्रैटेजिक बम्बार भी शामिल हैं। ये बॉम्बर रूस की स्ट्रैटेजिक एविएशन के अहम असासे समझे जाते हैं। यूक्रेन ने ड्रोन हमले करके रूस के एयर बेसिस पर खड़े 4 Tu-95 बॉम्बर्स तबाह किए। ये जहाज रूस के अलावा अब ये देखिए कि रूस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिकली एटॉमिक वॉरहेड लेकर जाने की सलाहियत रखते थे। इसी तरीके से आप ये देखिए कि ये हमले बेसिकली साइबेरियन इलाकों में मुख्तलिफ मुकामात में हुए, जिनमें डियाजेल्वियो, ओलेनिया और एवनो शामिल हैं। अब ये हमले कैसे हो गए, यूक्रेन के अंदर इतनी बड़ी ताकत कैसे आ गई कि वो अपने ड्रोन्स को भेज रहे हैं और रास्ते में उन्हें कोई रोक नहीं रहा। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि यूक्रेन ने इंतहाई चालाकी के साथ इन ड्रोन्स को कार्गो किया और कार्गो करते हुए इन एयर बेसिस के करीब डिलीवर करवाया। और आप अंदाजा लगाएं कि रूस की इंटेलिजेंस को कानों कान खबर नहीं हुई। और उसके बाद जब ये यूक्रेन के ड्रोन्स डिलीवर हो गए तो उसके बाद वहां मौजूद जो फुट इंटेलिजेंस थी
और उनके फुट सोल्जर्स थे जो भेष बदल कर बैठे हुए थे, रूस के अंदर मौजूद थे। और रूस के अंदर से भी कुछ ऐसे गद्दार थे जो कि यूक्रेन के साथ मिले हुए थे। और उस वक्त फिर जब अचानक कार्रवाई हुई है तो रूस को संभलने का मौका नहीं मिला। और इसी चक्कर में अब रूस ने जो काम करना है, और रूस ने जिस वो कहते हैं कि जंग का तबल बजाया है, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। वो किस तरीके से नाज़रीन? वो इस तरीके से कि रूस ने एक तो नेटो ममालिक पर हमला करने का ऐलान कर दिया। अब नेटो ममालिक बेसिकली एक इत्तेहाद है, जिस इत्तेहाद में अमेरिका लीड कर रहा है और उसमें दुनिया के मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिक शामिल है, उसमें वैसे तुर्की भी शामिल है। और ये नेटो ममालिक आपने देखा है कि अमरीकी बदमाशी और ये ताकूती कुव्वतों की बदमाशी की एक फोर्स है। अब उन ममालिक पे अटैक करने का जैसे उसने किया है ऐलान, उसके बाद फिर हाई अलर्ट वर्ल्ड लेवल पर हो गया। यूरोप पूरे का पूरा हाई अलर्ट में है इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। यूरोप पूरे का पूरा हाई अलर्ट में है और वहां फौजें न सिर्फ बिल्कुल तैयार हैं बल्कि वहां सायरन भी बजना शुरू हो गए हैं। अच्छा, इस सिलसिले में अभी रूस ने अपने ताकतवर तरीन मिसाइल को चलाने का ऐलान कर दिया। और मैं जरा आपको उसकी अगर तफसील बताऊं तो आप यकीनन परेशान हो जाएंगे और उससे आपको अंदाजा होगा कि जो रशिया है वो बदला लेने के लिए किस लेवल पर जाएगा। नाज़रीन, रूसी जराए बताते हैं कि रूस अगले 1-2 घंटों में यूक्रेन के खिलाफ पहली दफा अपना ऑर्शिंग बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल करने जा रहा है। और यह मिसाइल जो है हाइपरसोनिक है और इसकी स्पीड मैक 10 है और इसको रोकना नामुमकिन है। ऑर्शिंग कैसे अपने हदफ की तरफ सफर करता है, इस वीडियो को देखें। थोड़ी सी वीडियो शायद आपको अगर नजर आ जाए। ये बेसिकली जो जहाज आपको ये जो मिसाइल नजर आ रहा है, ये खतरनाक तरीन मिसाइल है जो कि आप देख रहे हैं कि किस तरह ट्रेवल करता है और इसे रोका नहीं जा सकता। ये मिसाइल जो है अब हाइपरसोनिक मिसाइल यानी आवाज की रफ्तार से भी तेज सफर करता है। अब अंदाजा लगाएं कि ये जंग जब शुरू होती है तो इस जंग ने यकीनन पाकिस्तान तक पहुंचना ही पहुंचना है और इंशाल्लाह हम अपनी जगह पर कायम हैं। लेकिन आप इस बात को इस अंदाज में देखिए कि हमें पूरे तरीके से तैयार रहने की जरूरत है। हम एक यूनाइटेड होकर आगे बढ़ने की जरूरत है। अब मैं आपके सामने जरा जिक्र कर दूं कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अफवाज हर तरफ गहरी नजर रख के बैठी हैं, लेकिन जो हमारा हमसाया मुल्क है वो अब इस जंग की आड़ में, जो कि रशिया और यूक्रेन के माहौल की सूरत बनी है, वो अपनी शिकस्त को छुपाने की बहरहाल नाकाम कोशिश कर रहा है। क्योंकि अभी भारत के अंदर बाकायदा खुलकर इस बारे में बात हो रही है कि हम हर सतह पर पाकिस्तान के हाथों पिटे हैं और पाकिस्तान ने दुर्गत बनाई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत के एयर चीफ ने कहा है, ये भारत की फौज कह रही है। भारत की फौज ने बाकायदा अब तो एलानिया तौर पर तस्लीम कर लिया ना कि पाकिस्तान की फौज का तो उनकी दुर्गत बनी है। तो अब मैं आपके सामने जो बात रखने जा रहा हूं कि इसी सारी सूरत हाल में एक खबर जिसने भारत के अंदर थरथली मचाई कि पाकिस्तान के एयर चीफ सिंधु साहब जी, आपने देखा था वो जो अपने शहादत की विल पे दस्तखत करने, तो शहादत की विल पे तो दस्तखत उसी वक्त हो जाते हैं जब ज्वाइन करते हैं, लेकिन वो भी बहरहाल दुनिया को दिखाने के लिए था कि हमारे जवान शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, शहादत के लिए कितने बेताब है। तो हमारे एयर चीफ ने भी दस्तखत किए थे और वो 18 मिनट भारत की फिजाओं के अंदर रहकर तबाही मचा के आए हैं। ये नहीं है कि हमारे चीफ पीछे हैं और अपने जवानों को आगे किया हुआ है। हमारे चीफ बाकायदा खुद लीड कर रहे हैं, चाहे वो एयर चीफ हो, चाहे वो नेवल चीफ हो, चाहे वो हमारे आर्मी के चीफ हो। आपने देखा नहीं जो फील्ड मार्शल थे आसिफ मुनीर साहब फ्रंट लाइन पर टैंकों के ऊपर खड़े होकर भारत को ललकार रहे थे। तो ऐसे ही नहीं, पाकिस्तान के फुट इस वक्त इंडियन सॉइल पर हैं, सरजमीन पर हैं, इंडियन कई चौकियों पर इस वक्त पाकिस्तान का कब्जा है। अच्छा, अब इसी सारी सूरत हाल में गुस्सा किस बात पे उतार रहे हैं जी? गुस्सा इस बात पे उतार रहे हैं कि जी जो नाकामी हुई है इसका जवाब तो नहीं हो रहा, लेकिन कर्नल सोफिया को अताब का निशाना बनाया जा रहा है। अभी रिसेंटली काम जो किया जिसने कर्नल सोफिया के घर में सफेद मातम बिछाया है वो ये है कि कर्नल सोफिया के घर के, चूंकि वो मुसलमान है, उसकी बहन को और उनके घर वालों को जबरदस्ती मोदी की फतह की, सो कॉल्ड फतह की एक रोड शो की तकरीब थी, उसमें जबरदस्ती घर से उठाकर शिरकत करवाई गई है। अब एक ऐसे मौके पर यह सब कुछ हो रहा है कि जब ऑलरेडी कर्नल सोफिया कुरैशी को मुसलमान होने की वजह से अताब का निशाना बनाया जा रहा है और भारत की जो इंतहा पसंद जमातें हैं, बीजेपी है, आरएसएस है, बजरंग दल है, हिंदू तब्बा है, वो कह रहा है कि जनाब एक इंडियन आर्मी की जो तर्जुमान है एक खातून अफसर है और वो खातून अफसर भी मुसलमान अफसर है। तो ये अंदर मिली हुई है, इसके जज्बात
इसके साथ, भारत के साथ नहीं है, इसके जज्बात पाकिस्तान के साथ हैं। मतलब ये इस सोच के साथ ऑलरेडी उस बेचारी खातून को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, उसको यहां तक के हमला करके मार देने की हवाले से भी प्लानिंग हो रही है, ये मेरे जराए बता रहे हैं, और ये खबरें भी चल रही हैं कि इसको हटा दिया जाए, इसकी वजह से जंग हारे हैं हम, ये हुआ वो हुआ। तो आप अंदाजा लगाएं मेरी पूरी की पूरी हमदर्दियां जो है ना कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ है। लेकिन इस बात को अपने जहन में रख लें, भारत की आवाम जो भी एक वो कहते हैं कि अमन पसंद सोच रखती है, जो कि यकीनन ज्यादातर अमन पसंद ही होते हैं, ये मुट्ठी भर लोग हैं हकीकी मानों में पाकिस्तान इस इंसानियत और अमन की जंग में भारतीय आवाम की जंग भी लड़ रहा है। और आप देखिए कि पाकिस्तान ने एक और बहुत बड़ी तबाही जो भारत के लिए पैदा कर दी है कि इस वक्त वो कहते हैं कि कनाडा ने जो G20 ग्रुप है उसकी तकरीब में शिरकत के लिए भारत को दावत नहीं दी। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और इतनी बड़ी तबाहकुन खबर है कि आप देखिए कि किस कनाडा ने, जिस कनाडा के अंदर भारत एक रियासती दहशतगर्द के तौर पर अनाउंस डिक्लेयर्ड हो चुका है आफ्टर ए फेयर इन्वेस्टिगेशन। वो कैसे? दुनिया की 5 आइज ने भारत की कनाडा के अंदर, बर्तानिया के अंदर, अमेरिका के अंदर रियासती और स्टेट एक्टर्स के जरिए दहशतगर्दी की तहकीकात में भारत को कल्प्रिट करार दिया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त भारत की सरजमीन जहां तंग हो रही है और आप वो जो इंटरनेशनल आलमी जंग के बादल मंडलाते हुए अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए जो प्लानिंग कर रहा है, इंशाल्लाह उसमें भी वो निस्तो नाबूद होगा, नामुराद होगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान का नौजवान, पाकिस्तान के किसी भी शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, पाकिस्तान की सियासी जमातें सब एक है पाकिस्तान के लिए बका के लिए। इख्तलाफ जब पाकिस्तान की बात आएगी तो साइड पे। आप ये देखिए कि इसकी सबसे बड़ी मिसाल इस जंग के दौरान पाकिस्तान का अपनी फौज के साथ इश्क के वो मनाजिर थे जो इट्सेल्फ एक मिसाइल से कम नहीं थे। और उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस ISPR के साथ अपने लव, मोहब्बत, इश्क का इजहार किया, सस्सी, पुन्नू, सोनी, माहिवाल, हीर, रांझा सब खत्म हो गई भाई। पाकिस्तान अपनी फौज के साथ और पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने लोग अपने फौज के साथ इश्क में दुनिया को एक पैगाम दे रहे हैं कि हम एक हैं। और आप देखिए कि आज हमारे DG साहब जहां जाते हैं, हमारे फील्ड मार्शल जहां जाते हैं, लोग उन्हें गले लगाते हैं, वो लोगों में घुल मिल जाते हैं। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान अल्लाह ताला की रहम करम से सही डगर की तरफ जा रहा है। अगर अभी भी किसी को गलतफहमी है तो इंशाअल्लाह वो भी दूर हो जाएगी। इट्स नॉट अ बिग डील। हसन हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।